हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आज हम आपके साथ उस जिले की चर्चा करने जा रहे हैं जो जिला भारतीय संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। यह शहर अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है और जो वास्तव में वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल अर्थात ग्लोकल की अवधारणा को आज सिद्ध करता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी आज ऐसे इनिशिएटिव ले रही है इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने में, जिसमें न केवल खेलकूदों के ऊपर बल्कि शिक्षा और साथ में हॉस्पिटल्स को अगर देखें अर्थात ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हुए बहुत सारी नीतियां यहां कार्यान्वित की जा रही हैं। जी हां, आज हम स्पेशली आपसे बात करेंगे एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जिसका नाम है अंबेडकर नगर। तो आइए स्पेशली आपसे चर्चा करते हैं अंबेडकर नगर की। लेकिन चर्चा करने से पहले आपके लिए ये एक क्यूआर कोड है, ये स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल क्यूआर कोड है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ये आपको आपकी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। यहां बहुत सारे पीवाईक्यूज और इसके साथ ही बहुत सारे अपडेशन जो भी होते हैं सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा एक ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। यदि आपको आपकी पढ़ाई से संबंधित कभी भी कोई परेशानी होती है, आप डिमोटिवेट फील करते हैं, आप मुझे यहाँ पर प्रॉपर मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको साधन बताए हैं कि कैसे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और पढ़ाई रिलेटेड अपनी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपसे बात करते हैं अंबेडकर नगर की। जरा अंबेडकर नगर को अगर हम देखें तो ये आपको अंबेडकर नगर देखने के लिए मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश के मैप को हमने कट करके यहां पर पेस्ट किया है। थोड़ा सा डैक कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 75 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। 18 मंडल हमको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं और 4 आर्थिक संभागों में हमारा उत्तर प्रदेश बटा है। अगर इन 4 आर्थिक संभागों की बात करें तो एक पूर्वांचल का आर्थिक संभाग है, एक बुंदेलखंड का, एक पश्चिमांचल का, एक मध्यांचल का है। बात करें अंबेडकर नगर की तो यह पूर्वांचल आर्थिक संभाग का पार्ट है। दूसरी तरफ अगर मंडल की बात करें तो यह अयोध्या मंडल का पार्ट है। अगर बात करें अयोध्या की तो यह हो गया अयोध्या, और इस अयोध्या मंडल में कुछ जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें एक जिला है बाराबंकी, दूसरा जिला है आपका अमेठी, तीसरा जिला है आपका सुल्तानपुर, चौथा जिला है आपका अंबेडकर नगर और 5वां जिला हो गया आपका अयोध्या। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट को जब आप मिला देते हैं तब जाकर के आपका अयोध्या मंडल फॉर्म होता है। अयोध्या मंडल पिछले चुनावों में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। अयोध्या भव्य राम मंदिर के लिए भी आज आपको विश्व प्रसिद्ध देखने के मिल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार भी और भारत सरकार भी अयोध्या को स्पेशली, जैसे आप मक्का को देखते हैं, जैसे आप जेरूसलम को देखते हैं, वैसे ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में आज अयोध्या को विश्व स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। तो यह अयोध्या मंडल का ही सौभाग्य है अंबेडकर नगर का कि वो अयोध्या मंडल का पार्ट है। बात की जाए आपसे अयोध्या मंडल की तो यहां पर आप फिर से देख सकते हैं, इसका नाम फैजाबाद है लेकिन आज ये अयोध्या मंडल है। तो इसमें एक तो बाराबंकी आ जाता है, इधर आपका अमेठी रीजन आ जाता है, इधर आपका सुल्तानपुर रीजन आ जाता है, इधर अंबेडकर नगर आ जाता है और एक आपका फिर फैजाबाद या अयोध्या आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पांचों को जब आप मिला देते हैं तब जाकर के आपका ये एक मंडल तैयार होता है, जिसे आप अयोध्या मंडल के रूप में जानते हैं। हम आपके साथ पहले भी बस्ती मंडल की चर्चा, लखनऊ मंडल की चर्चा, इलाहाबाद मंडल की चर्चा, आगरा मंडल की चर्चा, अलीगढ़ मंडल की चर्चा, इन सब की आपके साथ हमने चर्चा की है, ताकि मंडल स्पेशलिटी क्या है, मंडल की कौन सी विशेषताएं हैं, वहां का शहरीकरण का स्तर कैसा है, प्रदूषण कैसा है, किस प्रकार के कॉलेजेस हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, इनके बारे में एक बेहतर
आइडिया हमको उस मंडल की स्टडी से प्राप्त हो जाता है। यहां पर अगर हम उत्तर प्रदेश के इस मैप को अगर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये वाला जो प्रदेश है ये अपर दोआब का रीजन है। आप सभी जानते हैं ये यमुना जी हैं और इधर से आ रही हैं आपकी गंगा जी। तो यहां पर आपको अपर दोआब का रीजन देखने के लिए मिलता है, ये मिडिल दोआब का रीजन आपका देखने के लिए मिलता है, और यहां से फिर आपको अप टू वाराणसी तक का जो इलाका है, प्रयागराज तक का, वहां पर आपको निम्न दोआब का क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। भौगोलिक क्षेत्र से हमने इसको उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया है। उसी प्रकार ये बुंदेलखंड क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और ये बघेलखंड क्षेत्र का थोड़ा बहुत पार्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सोनभद्र का है, थोड़ा सा दक्षिणी प्रयागराज का पार्ट आ जाएगा, चंदौली का पार्ट आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाला जो रीजन है ये आपका अवध रीजन है और ये आपका रुहेलखंड का रीजन है। बात की जाए आज के चर्चा की तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये अंबेडकर नगर है, जो कि अवध के मैदान का पार्ट है। अर्थात इसका मतलब यदि हम बात करें लखनऊ मंडल की, देवीपाटन मंडल की और साथ में बात की जाए अयोध्या मंडल की, तो ये सब आपको अवध का ही पार्ट, अवध के मैदान का ही एक पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही यहां से फिर पूर्वांचल का मैदान स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप यहां पूर्वांचल के क्षेत्र को देख सकते हैं। बात की जाए आपसे अंबेडकर नगर की, तो महात्मा अंबेडकर की स्मृति में, उनकी याद में ही बेसिकली इस जिले का नाम अंबेडकर नगर रखा गया है। इसका निर्माण जो किया गया था वो 1995 में करवाया गया था। यहां पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी के तहत सबसे ज्यादा जो फोकस कर रही है वो वोकल टू ग्लोबल, अर्थात ग्लोकल को प्रचारित किया जा रहा है और यहां के प्रोडक्ट्स को न केवल स्थानीय स्तर पर हम प्रमोट कर रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मार्केट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, जिसके बारे में अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से पूर्वांचल के क्षेत्र को टारगेट कर रही है और किस प्रकार से यहां डेवलपमेंट को फोकस किया जा रहा है। शायद ध्यान हो तो अंबेडकर नगर, बगल में आपको आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, वहां से एक लिंक एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट किया जा रहा है गोरखपुर से, लिंक आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता हुआ। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का फोकस गोरखपुर से सीधे नोएडा को कनेक्ट करता हुआ, तराई बेल्ट को कनेक्ट करता हुआ भी एक आपको हाईवे बनाने की, एक ग्रीन फील्ड हाईवे बनाने की भी योजना निर्मित की जा रही है। तो यहां पर आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं दैट इज अंबेडकर नगर, जो कि ओडीओपी के तहत आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो जब मैं इसकी वेबसाइट को फोकस कर रहा था, 1 मिनट प्लीज, जब मैं वेबसाइट की तरफ जा रहा था तो मैं देख रहा था कि किस प्रकार से जब अंबेडकर नगर की वेबसाइट को आप सर्च करते हैं गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, तो देखिए इस प्रकार की चीजें वेबसाइट में तुरंत खुल करके चली आती हैं। जैसे 47वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप, अर्थात आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश जो है वो बजट के माध्यम से भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि मंगल दलों को क्रिएट कर रहा है। महिला दल भी हैं और उसमें युवा पुरुष मंगल दल भी क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभा है खेलों में उसको निखारा जा रहा है। तो यहां पर वही चीज दिखाई पड़ रही है हमें कि इस प्रकार की हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इस समय कहां पर, आपके अंबेडकर नगर में, जहां लगभग अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश भारत के बहुत सारे राज्य प्रतिभाग कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया, उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन, मतलब वो वाले खेल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो ओलंपिक में आपको स्पेशली देखने के लिए मिलते हैं। केवल क्रिकेट को ही फोकस नहीं किया जा रहा है बल्कि खेलों में भी समावेशन को दिखाया जा रहा है, हैंडबॉल प्रतियोगिता। उसी प्रकार अगर यहां पर देखें तो वेबसाइट में ही हमको, जैसे ही हम जाते हैं तो हमको यहां पर एनटीपीसी भी देखने के लिए मिल जाता है कि थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है टाडा का। उसी प्रकार राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी इस प्रकार से खुल के चला आता है कि ह्यूमन कैपिटल को भी फॉर्म किया जा रहा है प्रॉपरली।
यहां पर मेडिकल कॉलेज को देखें तो टांडा में ही इस मेडिकल कॉलेज को भी बेसिकली निर्मित कराया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज आज उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलता है, और मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से भी किस प्रकार से उत्तर प्रदेश चिकित्सा टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है वो भी हमको देखने के लिए मिलेगा। ध्यान में रखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए और कैपेबिलिटी अप्रोच को प्रमोट करने के सबसे बड़े टूल होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की साइट में अगर आप जाएंगे तो यहां आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई हैं, और इस इंफॉर्मेशंस के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। क्या जरा इसको मैं डार्क करता हूं तो आप पढ़िएगा जरा। यहां ई गवर्नेंस के बारे में भी बताया गया कि ई गवर्नेंस की कौन सी उत्तर प्रदेश सेवाएं आपको दे रहा है। पशु एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी बताया गया है कि कौन कौन सी सेवाएं एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश दे रही है। इसके अलावा सर्वे 2000 सर्वे को भी बेसिकली प्रमोट दिखाया गया है कि किस किस सेक्टर में, चाहे वो उद्यान की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, चाहे उद्योग के सेक्टर में बात करें, तो उसका प्रॉपर सर्वे भी किया गया है और यह भी बताया गया कि उसमें कहां कहां पर क्या क्या आउटपुट निकल के आ रहा है। इससे एक हमको योजना बनाने में आसानी होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। वैसे यहां पर आप देखें तो एनआईसी सर्विस डेस्क बनी हुई है, अर्थात ई गवर्नेंस को लेकर के अगर आपकी कोई भी, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, सारथी ऐप चल रहा है, तो वो सारी चीजें यहां पर कनेक्ट की गई है। उसी प्रकार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश, आपको मालूम है कि नेशनल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, उसमें भी बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इस वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा क्लास 6 के पश्चात से ही आपको परंपरागत सेक्टर्स में ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब यहाँ के जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं, लोकल स्तर पर अवेलेबल हैं, उसके सेक्टर में उनको हस्त कौशल सिखाया जाता है, ताकि कल को जब वो इंटरमीडिएट अपनी पढ़ाई पूरी करके निकलें तो एक हस्त कौशल का उनके पास ज्ञान हो। दूसरी तरफ लोकल लेवल की एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है, जिसको जोड़ा जा रहा है आज कहां से, विश्व स्तर से। तो एक प्रॉपर रोजगार का साधन भी दिया जा रहा है, वे प्रोवाइड भी किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी प्रॉपर हो रही है, और साथ में उसको लेकर के कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी है, जिसके तहत स्टाइपेंड भी दिए जाते हैं, और साथ में ही एक मार्केट भी प्रोवाइड किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बात करें आपसे यहां के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो आपको मालूम है पूर्वांचल का क्षेत्र है तो वर्षा आपको ज्यादा ही देखने के लिए मिलेगी। मेन रिवर के रूप में आपको सरयू रिवर देखने के लिए यहां पर मिल जाती है, जो बॉर्डर को क्रिएट कर रही है। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो रिलीजन के फॉर्मेट में देखेंगे तो हिंदुज्म आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, लगभग 82%। फिर इस्लाम आपको प्रमुख धर्म के रूप में देखने के लिए मिलता है। भाषा के रूप में हिंदी सबसे प्रमुख है, और उसके बाद अवधी। तो आपको मालूम है अवध के मैदान का ही ये आपको पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो पूरे मंडल को ही अवध के हिसाब से देख ले, लखनऊ मंडल को भी और इसको भी, और साथ में देवीपाटन मंडल को भी। उर्दू आपको देखने के लिए मिलेगी, भोजपुरी तो आपको मालूम है कि पूर्वांचल से इसका प्रॉपर कनेक्शन है, और इस समय पूर्वी आर्थिक संभाग का ही ये पार्ट भी है। किसके साथ अपनी बस्ती को बाउंड्री को शेयर कर रहा है, तो बस्ती आजमगढ़, पूर्वी सीमा आजमगढ़, पश्चिमी सीमा सुल्तानपुर। ठीक है, जिले के बारे में बात करें तो पहले ये अयोध्या का ही हिस्सा हुआ करता था। तो पहले तो तहसील एसील बनाई गई थी, बाद में क्या कहते हैं 1995 में इसको एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में क्रिएट किया गया था। किसको, आपके अंबेडकर नगर को। तो हम देखें तो लोकसभा में अंबेडकर सीट ही हमको देखने के लिए मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं हेडक्वार्टर अकबरपुर देखने के लिए मिलता है, टांडा, जहां पर स्पेशली आपको एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर साक्षरता देखें तो साक्षरता भी लगभग 76% के आसपास हमको देखने के लिए मिल रही है। भाषा में हमने देख लिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी, ये सारी भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इकोनॉमिक प्रोफाइल कैसी है इसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये जितना भी सेक्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
इनके लिए ये आपका पूर्वांचल बहुत ज्यादा फेमस है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्थानीय स्तर पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, साथ ही एक परफेक्शन को भी आज बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमने ओडीओपी को वहां पर लागू किया है। तो कपड़ा उद्योग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बिजली संयंत्र यहां आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, चीनी संयंत्र, वैसे भी पूर्वांचल का इलाका है तो बरसात ज्यादा होगी, सीमेंट विनिर्माण संयंत्र भी यहां पर इस समय लगाए गए हैं। टांडा, स्पेशली टांडा टेरिकॉट के लिए आज प्रसिद्ध है। कृषि आधारित उद्योग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलती हैं। और एनटीपीसी का एक थर्मल पावर प्लांट, जिसे आप टांडा थर्मल पावर प्लांट के रूप में जानते हैं, वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम औसत इनकम की बात करें तो उत्तर प्रदेश की औसत इनकम 93,000 रुपए हो चुकी है। इस हिसाब से अगर यहां की हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो अभी भी आधे से भी कम है। तो इसका मतलब बहुत बड़ा स्केल है कि हम यहां पर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर लेटेस्ट सर्वे की बात करें तो कुछ ऐसे भी सर्वे हमको दिखाई पड़ रहे हैं जो हमको ये बता रहे हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 1,24,000 रुपए हो चुकी है सालाना। लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है, बजट में भी आया है 93,000 रुपए, तो हम 93,000 के साथ ही जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आधे से भी कम है। तो इसका मतलब स्कोप बहुत है कि हम पूर्वांचल के इन क्षेत्रों में और ज्यादा डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। देखें तो यहां पर भी परंपरागत खेती ही ज्यादातर हुआ करती है, दैट इज अनाज सेंट्रिक फसल को ही प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एसएचजी मॉडल्स हैं, बहुत सारे लोकल लेवल पर हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी देख रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में देखने के लिए हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो वहां पर कुछ परंपरागत से हम अब आ रहे हैं एडवांस फसलों की किस्मों में, कैश क्रॉप की तरफ, जहां पे फलों का उत्पादन किया जा रहा है, बागवानी का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहां प्रमुख फसल के रूप में धान है, अनाज सेंट्रिक फसल है। लेकिन अब एक शिफ्ट भी हुआ है जिसके तहत एक कैश इनकम को प्रमोट करने के लिए बागवानी को बेसिकली यहां पर प्रमोट किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर फसलों को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग हैं, छोटे फर्म, बिजली हथकरघे, खेती और एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट। अगर हम कनेक्शन को देखें तो प्रॉपर कनेक्टेड है नेशनल हाईवेज के थ्रू। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या अब एयरपोर्ट भी बन गया है और एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है प्रॉपरली। तो अब इसकी जो बगल का हवाई अड्डा बन चुका है वो बन चुका है आपका अयोध्या वाला। उससे पहले वाराणसी एयरपोर्ट हुआ करता था। रोड के माध्यम से देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बगल में अयोध्या भी कनेक्ट हो रहा है, आजमगढ़ से लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्ट किए जा रहे हैं। उसके साथ ही गोरखपुर से फिर स्पेशली बनाया जा रहा है नोएडा के लिए पश्चिमांचल को कनेक्ट करते हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन इसके पास से निकलेगा। तो एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड कनेक्टेड आपको यहां पर रोड रूट भी कनेक्ट देखने के लिए मिलेगा, रेल रूट भी कनेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको मालूम है कि आज वंदे भारत ट्रेन जो है वो बेसिकली आपके अयोध्या तक प्रॉपर कनेक्ट करती है और अयोध्या मंडल का ही ये पार्ट भी है। तो आजमगढ़ के माध्यम से वाराणसी और उत्तर प्रदेश लुम्बिनी को नेपाल से जोड़ता है, तो एक बीच के सेक्टर में देखने के लिए मिलता है। तो इस क्षेत्र को अगर हम प्रमोट करके देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस सर्किट के रूप में भी वर्क कर सकता है। यहां की जो स्पेशलिटीज हैं उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरफ वाराणसी को कनेक्ट करता है किससे, लुम्बिनी नेपाल रीजन से, तो बीच का पार्ट है। तो यहाँ के जो हम ग्लोबल लोकल की जो अवधारणा है उसको अच्छे तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। अकबरपुर रेलवे स्टेशन देखने के लिए हमको मिलता है। निकटतम हवाई अड्डा पहले बनारस हवाई अड्डा था, लेकिन अब आप अयोध्या की तरफ जाइए। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है फिलहाल। तो वाराणसी कितनी दूर है यहां से आपको समझ में आ जाएगा। फैजाबाद बगल में ही है, तो अयोध्या एयरपोर्ट स्पेशली देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। तो अयोध्या आपको देखने को मिल जाएगा, बगल में आजमगढ़ भी है, उसके बगल में लखनऊ भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ में इधर इलाहाबाद से भी कनेक्शन है इसका, और इधर वाराणसी से भी है। बाकी रेलवे स्टेशन जो है अकबरपुर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही प्रॉपर वाराणसी एयरपोर्ट 121 किलोमीटर है, तो बगल में आपको अयोध्या एयरपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा।
इधर गोरखपुर एयरपोर्ट भी है, इधर इलाहाबाद एयरपोर्ट भी है, और इधर आपका लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो अयोध्या एयरपोर्ट अब इसके सबसे करीब देखने के लिए आपको मिलेगा। कुछ अगर यहाँ के स्पेशल फेमस प्लेसेस की हम बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोविंद साहब धाम। ये आजमगढ़ और आपके अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर एक बहुत पवित्र स्थल है। लगभग 1 महीने का यहाँ पर प्रॉपर मेला भी लगता है और बहुत बड़ी मान्यता है इस गोविंद साहब धाम की। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्यटन के हिसाब से हम गोविंद साहब धाम को प्रमोट कर सकते हैं। काफी मान्यता है यहाँ की, जिसमें 1 महीने का मेला भी लगता है। उसी प्रकार मुस्लिमों की बात करें तो यहाँ पर किचौछा शरीफ भी आपको देखने के लिए मिलता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस के रूप में हमें देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार अगर कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी की जन्म स्थली है ये। राम मनोहर लोहिया जी, प्रसिद्ध प्रख्यात समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया जी, जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका हमको भारत छोड़ो आंदोलन में देखने के लिए मिलती है। तो राम मनोहर लोहिया जी की प्रमुख जन्म स्थली भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक उर्दू के महान कवि रहे अनवर जलालपुरी जी। अनवर जलालपुरी जी, कोई पूछेगा जिस दिन वाकई ये जिंदगी क्या है, हम जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर उड़ा देंगे। तो वाकई शायरी में अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है और उसको वाकई में एक शायर ही समझ सकता है। इतनी गंभीर बातों को इतनी आसान भाषा में बोल देना, यही एक बहुत बड़े कवि की महिमा होती है। कोई पूछेगा जिस दिन वाकई ये जिंदगी क्या है, जमी से एक मुट्ठी खाक लेकर हम उड़ा देंगे। तो अनवर जलालपुरी की आपको ये धरती देखने के लिए मिलती है, जिनका जन्म यहां पर हुआ था। इसके अलावा अगर हम आपको बात करें तो यदि आप स्पेशली यूपी पीसीएस की प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेट में, जिसमें आपका पेपर 5 भी है, पेपर 6 भी है, जिस प्रकार यहां पर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही हम वहां पर आपके साथ एक बहुत ही ब्रॉड मैनर में पेपर 5 पेपर 6 को ना केवल आंसर राइटिंग के फॉर्मेट से डिस्कस करते हैं बल्कि प्रीलिम्स के हिसाब से भी आपकी चीजें तैयार करवाते हैं। तो उसी के लिए आपकी प्री मेंस इंटरव्यू की एक प्रॉपर तैयारी के लिए यहां पर आप देख रहे हैं, जिसका नाम है आरंभ सेकेंड बैच। आरंभ सेकेंड बैच, खासियत इसकी यह है कि इसमें सारे एनसीईआरटी के वीडियोस आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाते हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ ही। यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आपका यहां पर रिफंड भी कर दिया जाता है सारे का सारा पैसा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टीम, कि सर टीम कैसी है। और यह मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि यहां पर जो आपको टीम दिखाई पड़ रही है ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण टीम है। मतलब सभी अपने क्षेत्र में एक स्पेशलिस्ट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे फिर आप भूगोल की बात करें, चाहे फिर आप संविधान की बात करें, चाहे फिर आप पेपर 6 की बात करें, चाहे पेपर 5 की बात करें, चाहे फिर भूगोल की बात करें, चाहे फिर अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे फिर इतिहास की बात करें। तो अगर ऐसी टीम मिल जाती है जिसके पास अनुभव का भी बहुत बड़ा ज्ञान होता है तो हमारी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो जरूर ज्वाइन करें आरंभ सेकेंड बैच और अपनी तैयारी को सही दिशा दें। लेकिन यदि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करना है कि हमें सर प्रीलिम्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो फिर आपके लिए स्पेशल एक बैच और है जिसका नाम है संजीवनी बैच, और इसकी ड्यूरेशन 23 मई तक हमने रखी थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये संजीवनी बैच जो आपके प्रीलिम्स को पूरी तरीके से केटर करता है। लेकिन दिमाग में रखिएगा, चाहे आप आरंभ बैच की बात करें चाहे संजीवनी बैच की, यहां पर सबसे पहले आपको बैच परचेस करते समय जो आपकी स्क्रीन पर साईं लाइव का कोड जा रहा है वो मेरा कोड है साईं बाबा के नाम पर। तो साईं लाइव को आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और मुझे उस बैच में पढ़ाने का अवसर भी मिले। साथ ही आपको प्रॉपर मैं मेंटोरशिप दे पाऊं तो आप जरूर मेरे इस कोड को यूज कीजिएगा। यह संजीवनी बैच जिसमें ना केवल सारी टेस्ट सीरीज को हमने शामिल रखा है बल्कि वीडियो लेक्चर्स भी रखे गए हैं जो लाइव आपके साथ होते हैं, ताकि आप जिस प्रकार इस बार का पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड मटेरियल के साथ अपनी तैयारी को दिशा दे सकें, ताकि जो अक्टूबर में आपका पेपर होने वाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से केटर किया जा सके। आशा करते हैं आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही हम आपके लिए एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।